he has secured highest marks in some of the subjects. For example, he has 127 marks in GS paper 1 in the mains examination. He has 171 marks in sociology paper 1. सर आपको तो बताइए कि रियलिटी ये थी कि नहीं सोशियोलॉजी प्रिपेयर्ड था प्रीलिम से। ठीक बात है। तब मैं आपसे मिला था तो हम लोगों ने जो अप्रोच स्टार्ट की थी कि भाई नहीं, प्रीलिम्स मेंस के लिए कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं ली, मेंस के लिए जो यहाँ का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो QIP जो है हाँ वो ज्वाइन किया था। करना चाहिए क्या नहीं करना। मैं उस टाइम डरा हुआ था जब आपसे जब प्रीलिम्स के बाद में मिला था कि क्योंकि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, मेंस का भी सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ा हुआ था, मेंस का ना ऑप्शनल प्रिपेयर्ड था और ना मेंस का और कुछ प्रिपेयर्ड था। फिर आपके पास आने के बाद फ़ायदा ये हुआ ना कि आपने बोला कि जो भी इतना 2-2.5 महीने का जो टाइम होता है उसमें चीज़ें डुएबल हैं अगर हम बहुत ही फोकस तरीके से चीज़ें करें तो। आपने जैसे वो पूरे A4 शीट पे जो मेथड समझाया था ना कि एक PYQ चूज एंड पिक करो हर टॉपिक हर कीवर्ड से जो मेंशन है सिलेबस के अंदर। Hello everyone, welcome to Toppers Talk. Today we have with us Abhishek Dawachia, who has secured 610 rank in his very second attempt. But the unique thing about his success in this examination is that he has secured highest marks in some of the subjects. For example, he has 127 marks in GS paper 1 in the mains examination. He has 171 marks in sociology paper 1, which means he is amongst the highest scorer in these subjects. And that is what has that is what has made him succeed in this examination, which was instrumental in his success in this examination. So today we will discuss with him his journey, what helped him, what was his approach in cracking this examination. So welcome Abhishek. थैंक यू सर। तो अभिषेक, क्या आपने अप्रोच रखी कि आपके इतने ज़्यादा नंबर आए GS पेपर 1 में, मेंस में? सबसे खास बात तो ये है, और इनफैक्ट सारे GS पेपर्स में ज़बरदस्त मार्क्स हैं। 127 पेपर 1 में, 117 पेपर 2 में, मोर देन 100 मार्क्स पेपर 4 में, और सबसे ज़्यादा खास बात सोशियोलॉजी में 171 पेपर 1 में। कैसे ये मार्क्स आप लेके आ सके? थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफली बताओ कि क्या अप्रोच रखी थी, कैसे अप्रोच किया था चीज़ों को। सर जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे मालूम भी नहीं इतने मार्क्स कैसे आ गए मगर हाँ, बस वो जो मैंने मीन्स के अंदर यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट पढ़ा और जो भी आपकी गाइडेंस मिली उस हिसाब से मैंने चीज़ें करी और लास्ट तक बस वही मल्टीपल रिविजन्स और लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ा। ज़्यादा चीज़ें नहीं इकट्ठा करी, तो इस वजह से मुझे लगता है शायद वो मेरे फेवर में काम कर रही है। मतलब बिल्कुल फोकस्ड रहे कि जब बहुत ज़्यादा सब पढ़ने की जगह प्रैक्टिस ज़्यादा की, लिखने की चीज़ें। हाँ, आंसर्स राइटिंग जो भी की प्रीलिम्स के बाद में करी, मगर बहुत जो भी की 3 आवर्स में करी, वो डेली आंसर राइटिंग ये सब नहीं किया। हाँ, अच्छा। तो आपने कहीं से कोचिंग ली पहले, फाउंडेशन कोचिंग वगैरह? नहीं, प्रीलिम्स मेंस के लिए कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं ली। मेंस के लिए जो यहाँ का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो QIP जो है, हाँ वो ज्वाइन किया था। अच्छा, वो ज्वाइन किया था, ठीक बात है। और मेरी मेंटी थे तुम, आई नो दैट। तो लेकिन GS पेपर में इतने मार्क्स, आई थिंक इट इज़ द हाईएस्ट इन ऑल इंडिया। 128 तो किसी के नहीं आए होंगे शायद, पता नहीं सर, बट हाँ 128 मुझे लगता है कि हाईएस्ट है। तो आपके शायद सोशियोलॉजी ऑप्शनल ने भी हेल्प किया पेपर 1 में लिखने के लिए मार्क्स? हाँ सर, वो पेपर 1 के अंदर जो इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन है, वो यूजुअली जो लोग हैं उसको इग्नोर करते हैं उस पोर्शन को। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो अगर इतने जो थोड़े एक्सेप्शनल मार्क्स आ गए हैं तो उस इंडियन सोसाइटी वाले पोर्शन की वजह से आ गए हैं। अच्छा, सही बात है। और हिस्ट्री तो 70 to 75 मार्क्स का सर वो हर साल रिपीट होता है और उसके अंदर थोड़ा एक्सेप्शनल दिख सकते हो अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो तो उसके। ठीक बात है। तो एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि जैसे कि कई लोग, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे मटेरियल पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और 4 जगह के मटेरियल पढ़ने के बाद में और लेकिन आंसर नहीं लिखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर मैंने जो लिखा वो प्रीलिम से पहले नहीं लिखा था, तो वो जो फोबिया होता है आंसर राइटिंग का वो मेरे को बाद तक परेशान कर रहा था। मगर मेंस में तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो लिखना तो पड़ेगा ही आपको। मगर तब भी आप नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। सही बात है। जब तो आया था तो यही बात अपनी हुई थी इसी बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं उस टाइम डरा हुआ था जब आपसे जब प्रीलिम्स के बाद में मिला था कि क्योंकि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, मेंस का भी सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ा हुआ था, मेंस का ना ऑप्शनल प्रिपेयर्ड था और ना मेंस का और कुछ प्रिपेयर था। बिकॉज मैंने बताया ना कुछ जुलाई 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है। तो फिर अक्टूबर वाले में कुछ पढ़ नहीं रखा था। 2 महीने बाद में तो प्री का ही पढ़ा जो भी है। फिर आपके पास आने के बाद फ़ायदा ये हुआ ना कि आपने बोला कि
जो भी इतना 2-2.5 महीने का जो टाइम होता है उसमें चीज़ें डुएबल हैं। doable अगर हम बहुत ही फोकस तरीके से चीज़ें करें तो। हाँ, और वो बहुत हेल्प किया। ठीक बात जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेपर 1 हो गया, तो पेपर 1 के अंदर में भी जैसे जो चीज़ें पहले पढ़ ली हैं प्रीलिम्स के अंदर, लाइक स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ ली, तो उनको अलग सोर्सेज से करने की जरूरत नहीं बात है, है। कोई पॉइंट नहीं उसका। हाँ, उसमें भी बस जो मेंस का कंटेंट है, जैसे आप उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो प्रीलिम्स के लिए इफेक्टिव है, मेंस वाले कंटेंट में फोकस करो और उसी को बार बार रिवाइज करो। लोग कई बार तो गेयर ही चेंज नहीं कर पाते हैं, वो प्रीलिम्स के फैक्ट रटने लग जाते हैं, जबकि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि एक बेसिक नैरेटिव में आपको आंसर लिखना होता है। ये बात तो है सर। ठीक बात है। अच्छा, ठीक है। और जो मेंस टेस्ट सीरीज आपने यहाँ लिखी, हाँ सर, तो उस टेस्ट सीरीज में क्या आपको सबसे यूनिक चीज़ लगी कि यार ये मुझे मेरे लिए काम कर गई? जैसे हो सकता है कि किसी के लिए कुछ चीज़ काम करती है, सबके लिए अलग अलग चीज़ काम करती है, लेकिन हाउ द मेंस टेस्ट सीरीज हेल्प्ड यू इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन? सर मैं इस बात में बहुत लकी ये था ना कि मैंने बहुत 4 जगह की देखी नहीं पहले। हाँ, अच्छा। पहले मैंने यहाँ ज्वाइन कर ली थी। हाँ। आपसे बात की उसके बाद में भी, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया यूनिकनेस क्या है। जब मेरा मेंस मैंने एग्जाम दे ली थी और फिर मैंने, क्योंकि जो 2 महीने का टाइम है ना, उसमें बाकी जगह की देखी, हाँ, तो मुझे वापस ये लगा कि ठीक किया ही है। उसका रीज़न ये है ना कि बाकी जगह जो आंसर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्टेड है। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि कोई लिख रहा है ना, वो बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके लिख दे रहा है, बाकी जो ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन, जो मॉडल आंसर जो होते हैं, मॉडल आंसर होता है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज आप अपना कंटेंट इंप्रूव भी करते हो और आप एक वे समझ में आते हो कि एक्चुअल एग्जाम में वो जो 5 मिनट में लिखोगे कितना। हाँ, ठीक बात है। 2 पेज का आंसर नहीं लिख लोगे वो 10 मार्कर में जो इतना दे रखा होता है बाकी जगह पे। वो एक्चुअली जो आंसर होते हैं वो अपने आप में एक मटेरियल बन जाता है नया। हाँ, भाई आपने किताब पढ़ ली और वो रिवाइज भी नहीं होता। हाँ, वो रिवाइज भी नहीं होता। लैंग्वेज ही बहुत बुकिश लैंग्वेज होती है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो जो क्रिस्प एकदम आंसर जो मिलता है वर्ड लिमिट के अंदर, बहुत क्रिस्प मिलता है और बहुत लूसिड लैंग्वेज में मिलता है वो, जो यहाँ पे मिलता है। और ये तो मैं आपको बात बताऊँ, जैसे GS4 में है, मैं 4 जो राउस के पेपर थे और 2 एक और जगह के पेपर थे, वहाँ वो पढ़ रहा था बस सुबह एग्जाम से पहले। हाँ। और एथिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ उसी के अंदर जो कोटेशंस और एग्जांपल्स हैं वही कोट करके आया था, और ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा कि ठीक ठाक मार्क्स। कितने मार्क्स आए GS पेपर? 100 आए हैं। 100 मार्क्स आए, बढ़िया मार्क्स हैं इस बार, एकदम शानदार है। अच्छा, कमिंग टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में इस बार तुमने धांसू परफॉर्म किया है। पेपर 1 में 171 मार्क्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 के तुमसे 1-2 नंबर ऊपर होंगे। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा मार्क्स किसी के आ सकते हैं। 172 173 से ज़्यादा किसी की नहीं होंगे, आई एम श्योर। तो इतने नंबर कैसे आए? और अब अपन ने तो बात की है इस बारे में काफ़ी कुछ, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि कैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को बताओ सबको। सर आपको तो बताइए कि रियलिटी ये थी कि नहीं सोशियोलॉजी प्रिपेयर्ड था फिल्म से। ठीक बात है। तब मैं आपसे मिला था, तो हम लोगों ने जो अप्रोच स्टार्ट की थी कि भाई जो भी टॉपिक्स हैं और जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको उठाना है और उनके ऊपर मॉडल आंसर्स बिल्ड करना है खुद से। हाँ, खुद से। और फिर उसके ऊपर अगर आपको कोई कंटेंट कहीं मिल जाता है तो आप एडिशनल कंटेंट उसमें ऐड करते चलो। वैल्यूएशन तब करो आप, तब एडिशन करो, पर लिखो खुद से लिखो उन आंसर्स। फिर जैसे आपने बोला था कि भाई पहले से एक सेट इंट्रो बना लो, सेट आप कंक्लूजन बना लो, और फिर अलग अलग जगह से सपोज आपने कोई और टॉपर कॉपी देखी या किसी को XYZ कोचिंग का आपने मटेरियल देखा, वहां कोई न्यू थिंकर मिल गया, कंटेम्प्रेरी थिंकर मिल गया, वो उठा के आपने इसमें डाल लिया। ठीक बात है। पर अपने आंसर्स लिखो और उसको फिर रिवाइज करते रहो। और क्योंकि 60% पेपर रिपीट होगा, उन्हीं को वहां पे फिर डंप कर दो। मोस्टली मतलब सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो तुम बता रहे थे जैसे कि तुमने वो 200 पेज की पूरी कॉपी बनाई थी PYQs की। 200-300 पेज की पेपर 1 की तो रेडी हो गई थी। हाँ, क्योंकि जैसे मेरे पास कोई भी आता है तो सबसे पहले मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर सिलेबस मैप करो, उसके PYQs के आंसर खुद लिखो, देख के लिखो, मॉडल आंसर बनाओ खुद से। तो मुझे लगता है शायद तुमने पूरे वो बनाए थे इस बार आंसर। आपने जैसे वो पूरे A4 शीट पे जो मेथड समझाया था ना, कि एक PYQ चूज एंड पिक करो, हर टॉपिक हर कीवर्ड से जो मेंशन है सिलेबस के अंदर, और उस कीवर्ड पे एक आपने उठा लिया, जैसे 20 मार्कर उठा लिया, उसको बहुत अच्छे से लिख लो। ठीक बात है। वो जो आपने 4 पेज में लिख लिया, इतना ही कंटेंट याद रख पाओगे एक्चुअल एग्जाम में। यही है रिवीजन में, वही चीज याद रह सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा है मटेरियल पढ़ने को कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ये बात है, क्योंकि 10 थिंकर आपने एक बुक से पढ़ ली, 10 थिंकर एक से पढ़ लिया, एग्जाम टाइम पे 4 भी नहीं याद आते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अच्छा आजकल सबसे बड़ा जो डिस्कशन ये हो गया, पॉइंट ऑफ डिस्कशन की वैल्यू एडिशन कैसे करें। लोग ये भूल जाते हैं कि भाई एक बेस बनाओगे तब उसमें कुछ वैल्यू ऐड करोगे, और वो बेस का तरीका यही है और सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है मुझे लगता है। बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बेयर मिनिमम पढ़ाई करनी है, और प्लस उसके बाद में आप अपना PYQs के पूरे मॉडल आंसर देख के बनाओगे तो आपकी 90% प्रिपरेशन मुझे लगता है हो गई है, राइट। और पेपर 2 में क्या किया? सोशियोलॉजी पेपर 2 में तुम्हारे 117 मार्क्स हैं, तो उसको कैसे तुमने अप्रोच किया? सर रियलिटी ये थी कि वो जो 3 महीने थे ना, उसके अंदर GS भी करना था। हाँ, ठीक बात है। मींस का तो काफी एक्स्ट्रा जो होता है, तो उसके साथ में मैनेज हो नहीं पाया पेपर 2। और लास्ट तक आते आते पेपर 1 ही प्रिपेयर हो पाया था। और यार 10 दिन पहले तुम आए थे कि पेपर 2 मेरा तैयार नहीं है सर, क्या करना है सोशल में। तो मैं तो उसको उतना ही छोड़ के जाने वाला था। अगर आपने बोला कि
अभी 10 दिन बाकी हैं, तो पेपर 2 में अगर नहीं स्कोर आएगा तो टोटल 250 भी नहीं आएगा। हाँ। फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। ऑप्शनल दोनों पेपर का मतलब गेम है। हाँ, इसीलिए तो फिर छोड़ दिया जीएस लास्ट के 10 दिन। अच्छा। और जो भी टॉपर्स कॉपीज कुछ उठाई, कुछ जो पहले से थोड़ा सा बेस मटेरियल था वो सारा, जिसमें टॉपर कॉपी ज़्यादा पढ़ी, उनको रिवाइज किया बहुत मल्टीपल टाइम, याद किया ढंग से। हाँ, और पेपर 1 के थिंकर्स यूज करके, टॉपर कॉपी से कंटेम्प्रेरी थिंकर्स यूज करके, ठीक है, जो भी जितना आया वो एग्जाम में लिख दिया। तो टोटल मिला के तो 288 मार्क्स हो गए ऑप्शन में। 288 हो गए। हाँ। मुझे लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट था इस पूरे जर्नी में, जो इस पूरे सक्सेस, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा मामला, उसी की वजह से सर। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, सही बात है। इंटरव्यू कॉल भी आया, फिर फाइनली इवेंचुअली हो भी गया। और जीएस में जो कुछ पेपर में जिनमें स्ट्रेंथ थी उनमें बहुत अच्छे से खेला, जैसे कि पेपर 1 में 128, पेपर 2 में 117, जो वो भी अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार। सही बात। उसके अंदर सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि पेपर 2 के अंदर जो यहाँ के जो पेपर्स मैंने राइट किए थे ना, हाँ, जो टेस्ट सीरीज के पेपर थे अपने, वो बहुत हेल्प किए। जैसे लोगों को पता नहीं होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को लगता है कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, पता ही नहीं है हम लोगों को। ठीक बात है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंपैरिजन करवाया था, वो डायरेक्ट उठ के आ गया, एज इट इज उठ के आ गया, और 15 मार्कर में आ गया। हाँ। और ये किसी बुक में नहीं है, किसी मटेरियल में नहीं है। ठीक बात और है। आप जब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है। सही बात है। तो आप जो बाकी में एवरेज लिखने वाले, वहां भी आप अच्छा लिख के आओगे। तो ये काफी सही रहा। तीसरी चीज मैं पूछूंगा कि तुमने जैसे तुम बता रहे थे कि प्रीलिम्स में तुमने कंपस पढ़ी थी, जो इकोनॉमी की कंपस तुमने काफी अच्छे शिद्दत से पढ़ी उसको, वो कैसी रही तुम्हारी, मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब सर मेरा एक्सपीरियंस 11-12 महीने की प्रिपरेशन में ये है ना कि इकोनॉमी का कोई अच्छा मटेरियल है ही नहीं अभी मार्केट के अंदर। मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा दे रखा है उसने। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे हैं वो बुक्स, अच्छी हैं, मगर लिमिटेड कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेंस के अंदर यूपीएससी के अंदर इकोनॉमी ना के बराबर पूछते हैं वो लोग। एग्रीकल्चर ज्यादा आता है। हाँ, ठीक बात है। प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25-26 क्वेश्चन आएंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक बात है। तो और मी बीइंग फ्रॉम माय इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि उनको खुद से समझ लूं। यू आर फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर, राइट? हाँ सर। तो फिर मैंने क्या किया था कि आप लोगों की जो राउस के प्रीलिम्स कंपास आती है ना, उसको उठाया। उससे पहले थोड़े से जो एनसीईआरटीज करके उसको उठाया और उसको समझा पहले, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्प दे रखा है, मगर आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। क्योंकि अगर कंसोलिडेशन है तो इसका मतलब थोड़ा आपको एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। उसको समझ के उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, और मेरे हमेशा प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स रहे। और मेंस में भी इकोनॉमी उसी से? हाँ, मेंस का इकोनॉमिक कंपास में जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ना, उसके बार क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो सारे मैप्ड है उसमें क्वेश्चन, 4-5 और पीवाईक्यू भी कन्वर्ट है ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। 4-5 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी के, 2-3 एग्रीकल्चर से आएंगे। ठीक बात। वही होंगे आपसे, एक्चुअल जो पूछा है ना उसमें, वो तो किसी से नहीं होंगे। फिर वो तो एक्चुअली होता क्या है कि पेपर में जो 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो उसमें से अगर 10 आपके देखे हुए क्वेश्चन है, तो उसके बाद बाकी 10 में तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो आपकी जो बेस नॉलेज है उसकी वजह से। तो वो 10 क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये सारी बातें हुई, जैसे कि जीएस में तुमने बताया कि तुमने क्या किया, और मेंस में तुमने क्या किया, ऑप्शनल में तुमने क्या किया। मैं एक जो सबसे जो बेसिक चीज पूछना चाहूंगा कि मेंटरशिप का क्या रोल जो तुम्हें फील हुआ कि नहीं यार, दिस सेट द टोन अपार्ट फॉर द प्रिपरेशन, क्या चीज डिफरेंट रही उसमें? सर प्रीलिम्स में तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ रिक्वायर्ड, अगर आप सीख जाते हो तो वो करना, वरना अगर किसी से नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो करना ही। एक और बात पूछूंगा कि प्रीलिम्स में तुम बता रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में तुम थोड़ा बताओ। बहुत सारी टेस्ट सीरीजों के पीछे भागते रहते हैं। बहुत सारे पेपर, और वो भी सर ऐसे लिखते हैं कि आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रीलिम्स पूरा गेम ये है कि टाइम बाउंड मैनर में जो इजी क्वेश्चन है उनको अच्छे से करो। इजी तो आप गलत मत करो, ठीक बात है। और जो नहीं आ रहा है उसको ईगो पे मत लो, उसको सम्मान दो उस सवाल को और आगे बढ़ो। सही बात है। सी सेट में भी यही जो रहते हैं ना बच्चे, उसको इजी क्वेश्चन मिस कर देते हैं, घर आके देखते हैं यार ये तो मेरे से लग जाता है और मैं इसको देख नहीं पाया। ठीक बात है, ठीक बात। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही सवालों में घूमते रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट भी होता है, उनको क्यों करना है? नहीं होगा वो फिर। ठीक बात है। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जैसे तुमने बताया था कि बिल्कुल बेसिक बुक्स पढ़ी 6 सारी, और उसके बाद में पीवाईक्यूज करें, तो उसका क्या रोल है प्रिपरेशन के दौरान? खासकर सर प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले तो मुझे लगता है सिर्फ पीवाईक्यू करनी चाहिए, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। हाँ, अच्छा। टाइम बाउंड मैनर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि आपका दिमाग नहीं चलेगा एक टाइम के बाद में। ठीक बात है। 15-20 मिनट तो आप सारा अपना दिमाग लगा लोगे, फिर एक टाइम के बाद नहीं चलता है, तो वो करना चाहिए, और वो भी उसी टाइम पे 9 से 11 जिस टाइम पे एग्जाम होता है। अच्छा, उस टाइम फ्रेम में करना, उसी टाइम पे बैठना ताकि आपका दिमाग उस तरह से ट्रेन हो जाए। कम से कम 10-11 दिन तो डेली वही चीज करनी चाहिए। कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो वो आप उनके सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो इवेंचुअली नॉलेज तो इंक्रीज हो ही रही है आपकी। ठीक बात है, ठीक बात। और कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज होती है उनको यूज करना चाहिए अपनी नॉलेज में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उसको एग्जाम नहीं समझ लेना है।
उसको एग्जाम नहीं समझना है। हाँ। मेरा तो यही सजेशन हाँ, नहीं, सही बात है, जैसे बिल्कुल एनवायरनमेंट हो गया, हाँ। एनवायरनमेंट के लिए बहुत कोई अच्छा कंटेंट ऐसा एकदम प्रॉपर तो कहीं भी नहीं है, हाँ, मींस ठीक के लिए बात तो अवेलेबल है, ठीक बात बट है। उसके लिए नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करो, आप मल्टीपल जहाँ भी आप जहाँ भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उनके जो आंसर्स है पीछे, वो उसको ऐसा फॉर्डर मटेरियल बनाओ, बेस बनाओ, वो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया आपका, क्योंकि उसका कोई सोर्स ही नहीं है एनवायरनमेंट का। सही बात और वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत, साइंस एंड टेक में भी होते हैं। जैसे इस बार जो आया था क्वेश्चन वोल्बाकिया वाला जो आया था, वो राउस की प्रीलिम्स वाली उसमें था, कंपस में था। ठीक बात है। तो ये चीजें रिपीट होती हैं। एक तुम बता रहे थे कि जो टेस्ट सेंटर पे आके टेस्ट देने का क्या इंपॉर्टेंस होता है? Means जैसे के लोग अंदर तो बहुत जैसे लोग क्या करते हैं ना कि अपने रूम पे बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं, 3 घंटे का टारगेट बनाया, 1.5 घंटे में किसी ने घंटी बजा दी, कोई आ गया, होता है ये, आई एम श्योर। प्लस आप खुद भी सीरियस नहीं हो पाते उस चीज को लेके। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू टेक द टेस्ट ऑफ द मेन टेस्ट सीरीज एट द सेंटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से सर इसमें एक चीज़ ये कि आप 3 घंटे आगे बैठोगे ना और बाकी लोग लिखते हैं ना, तो वो एनवायरनमेंट मिलता है जो एग्जाम वाला। आप कंपटीशन फील होता है एग्जाम से पहले, सिमुलेशन हो जाता है वो एक तरह का। और खासकर दो टेस्ट नहीं लिखते हैं लोग बाग, एक दिन में एक टेस्ट लिखा और सोचते हैं कि बढ़िया। एथिक्स तक आते आते तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, उस पेन चलता रहता है और सारा एथिक्स घर रह जाता है, क्योंकि आपका वो 4th पेपर होता है और 2 दिन में 4 पेपर लिखने होते हैं। इस बार तो सर जिनमें उन्होंने केस स्टडीज के अंदर 5-5 पार्ट दे दिए उन्होंने, तो आप नहीं लिख पाओगे इतने, अगर आपकी स्पीड नहीं है, अच्छी नहीं है। तो जितना पेपर लिख सकते हो लिखना चाहिए, और वो भी कोचिंग सेंटर में आके लिखना वो चाहिए। सेंटर पे आके लिखना चाहिए, एग्जाम रूम में बैठ के लिखना मतलब वो फील करना कि एग्जाम क्या होता है। 2 लिखनी चाहिए एक दिन में, ठीक बात। सुबह वाले स्लॉट में, एक शाम वाले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, मेंटरशिप का क्या रोल है और कैसे तुमको हेल्प किया? मैं इस बारे में तुम जो बता सकते हो बताओ। सर जैसे कि मैं जेन्युइनली बोलूँगा ये बात, तो कि जो मेरा प्रीलिम्स से पहले प्रिपरेशन था वो सेल्फ था। मेंस के अंदर भी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई तो मैंने खुद नहीं करी, ठीक बात है। मगर जो भी आपने गाइडेंस दी ना, जैसे कि सोशियोलॉजी के अंदर भी मैंने तो कहीं कोचिंग भी नहीं की थी, ठीक बात है। पर जिस तरीके, अब ये चीज़ें मैं हिट एंड ट्रायल करके सीखता था, शायद सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, और बहुत टाइम लग जाता। ठीक बात है। आपने कॉन्फिडेंस दिला दिया एक तो कि भाई ऐसे लिख ले, इतने में हो जाएगा। और नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस होती है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस में तो यही है। ठीक बात है। तो वो जब एक बारी किया और लगा कि हाँ शायद हो सकता है, तो एग्जाम में भी फिर जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर तो मैं खुद से भी बहुत पॉइंट्स लिख के आया हूँ सोशियोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स को यूज करके। जैसे मार्क्शियन स्कूल है तो उसके आपने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो वो 2 महीने के अंदर अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं करी है तो वो कर पाना बहुत मुश्किल है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। जिस तरीके से आपने बोला, जैसे मैं आपसे पूछता रहता था टेलीफोन पे कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो अगर कोई सही मेंटर अजय मिल जाता है आपको, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक बात तो ये बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, मुझे लगता है। सही बात है, खासकर मींस। तो अपने जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई सिलेबस देखना है, फिर पीवाईक्यू सारे लिखने हैं खुद से क्योंकि लिखने हैं, लोग लिखते नहीं। और मैं बोलता हूँ मटेरियल देख के लिखो, लोग वो भी नहीं मानते कि बस मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं, रोज के 4 आंसर लिख लूं, उसका कोई मुझे लगता फायदा होता नहीं है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना, तो मेरे को तो देख के ही लिखना पड़ा। जैसे मैंने 11th-12th में, जैसे आपने बोला था ना नहीं आ रहा, तो 11th-12th में होमवर्क करता था, होमवर्क स्कूल का एग्जाम है ये बेसिकली। तो वही किया, मतलब जैसे एक्सरसाइज होती है, ये समझ लिया कि आज ये 4 टॉपिक हैं, इनके मॉडल आंसर मुझे तैयार करने, जैसे मैं अपनी बुक छपवाने जा रहा हूँ, ठीक बात है। और वो लिखा, कोई टाइम आधा घंटा लेता था सर किसी क्वेश्चन को लिखने में, टाइम लगेगा आपको घर पे तो। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे 3.5 घंटा लग रहा है, मेरे को पहला पेपर है, मेरे को पहला पेपर आप उठा के देखोगे यहीं का, अगर मैं डालूंगा वो तो 50 नंबर है GS1 के फर्स्ट पेपर में। अच्छा, और GS3 वाले पेपर के अंदर 98 है, तो वो इंप्रूव जब ही होगा आप लिखोगे जब। हाँ सही बात है, सही बात है। तो मेंटरशिप मतलब इम्पोर्टेंट है गेम। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। मतलब पहला पेपर तो बहुत ही गंदा लिखोगे। हाँ वो तो, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, वरना अगर आप वहां गिव अप कर दिया आपने तो आपका वहां पे गेम ओवर हो गया। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा सर इसमें, ये डेली आंसर राइटिंग में जो आप एक एक क्वेश्चन लिखते हो ना कि 10 मार्क का लिख लिया, 15 मार्क का लिख लिया, वो अलग है। पूरा पेपर 3 घंटे में लिखना वो अलग है, वो गेम ही अलग हो जाता है। सही पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको 4 ही सवाल आएंगे, 4 आप खुद से लिखोगे। ठीक बात है, 4 में कुछ भी लिखोगे, आपको दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा कि मैं कैसे लिखूं जो मेरी नॉलेज एग्जिस्टिंग उससे। हाँ, और फिर स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, 3 घंटे पेपर कंप्लीट करना। हाँ ठीक बात, पहले 2 पेपर ही मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे यहाँ पे। सही बात। एथिक्स का तो शायद अभी भी नहीं होता होगा। मेरी मेन एग्जाम में भी सर एक केस स्टडी छूटी थी। अच्छा, और तब भी 100 नंबर आ गए, तो बढ़िया है, वेल डन, वेल डन। तो काफ़ी सही रहा यार ये कॉन्वर्सेशन, तो काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें हमें भी पता लगी, और जो तुमने उस वक्त तो क्यों गाइड कर रहे होते तब तुम सभी को गाइड कर रहे होते हैं, एंड हु इज टेकिंग थिंग्स सीरियसली इट मैटर्स मोर इन द एंड, अल्टीमेटली ये चीज़ है। मैंने तो उतना ही किया जितना बोला गया। हाँ अच्छा, ये शायद ज़्यादा करता तो कुछ नहीं होता। सही बात है, सही बात है। So this was Abhishek Dawachia, and I think the key to his success was the most practical approach that he followed. He focused on the basics. He followed the basic books. He followed the most basic strategy of writing the answers, previous year questions, especially in the optional subjects, as well as
writing the exam in the time-bound manner at the center. That was a very important thing for him. Plus, he did not invest over time in studying too much. Of course, a bare minimum level of studies and preparation are required. But the most important thing is when you try to write the answers in the examination. So, which means you have to practice a lot of answer writing, and that too through test series and in an exam-like environment. That is very, very important. Plus, he has highlighted the role of mentorship. I think that is very, very important because sometimes you tend to lose a track of which direction are you heading into. So that is why the mentorship has a very important role to play there. So this was Abhishek Dawachia. Congratulations. I hope you get the best service that you have filled in this examination. Congratulations. Thank you, sir.